सर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद क्या लिखे हैं, इफ डायरेक्शन के बाद सर? Potential difference between 2 points is 20 volt and distance between them is 40 centimeter. ठीक है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। उसके बाद लिखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही along the पूछ line joining them, find its magnitude। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ट्राई करो। देखो कैसे होगा। पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिया है। ठीक है, होगा। पहले तो हम ऐसी इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। या सर 50 होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसमें दे रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस दिया है आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। अब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये पॉइंट कुछ भी मान लो, ए है बी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और इनके बीच का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। तो वी ए माइनस वी बी जो होता है वो ई इंटू डी होता है। तो हमें क्या करना है, ई निकालना है। तो कोई बात नहीं, वी ए माइनस वी को डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाई डी। डेल्टा वी हमारा दिया है 20 वोल्ट और डी कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। तो 40/100 करेंगे, हो गया। तो 20 दूनी 40, ये कट के आ जाएगा 50। ठीक है, अब डेल्टा वी जो होता है वो आपका वोल्ट है, डी मीटर है, तो वोल्ट पर मीटर हो गया यूनिट, 50 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो अगर हमें ई और डी पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पता है और डी पता है तो ई निकाल लेंगे, दोनों चलता है। तो अभी जो हम दोनों सवाल लिए, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग था ए और बी जो। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, 1 मिनट। आ रहा है सर आवाज। अरे आ रहा है। जिसका नेट स्लो होगा उसको दिक्कत हो रहा होगा। आ रहा है। अब इसमें नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या नोट करेंगे कि समटाइम्स इट हैपेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में होगा और ए और बी किसी और डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल लाइन से दिखा दिया। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है। ठीक है, अब हमने इसमें 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट जो है वो इधर है, एक पॉइंट इधर है। तो इन पॉइंट्स का नाम दे दिया मैंने ए और बी। इनके बीच में कुछ दूरी होगी, मान लेते हैं दूरी एल है। अब क्वेश्चन अगर कह दे कि ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो अभी तक तो हमें जो ए और बी मिलता था वो ए इसी लाइन के लॉन्ग मिलता था, लेकिन इस बार तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और ए बी जो है इसके बीच का डायरेक्शन लिख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा। तो ए और बी में हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर दो, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया ए बी वेक्टर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। वी ए माइनस वी बी जो होता है ये होता है ई डॉट ए बी, ई डॉट ए बी। नाउ व्हाट इज ए बी? ए बी वेक्टर का मतलब हुआ ए से बी वाला ये वेक्टर, और ई वेक्टर तो ये है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ई इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ई इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा। ए बी ये है, थीटा ये है, ये 90 डिग्री है, तो ए बी कॉस थीटा ये नीचे वाला डिस्टेंस हो जाएगा।
तो अगर हम इस नीचे वाले पॉइंट को मान लेते हैं सी है, तो ये ए से सी की दूरी को अगर डी मान लो, तो ये अभी भी वही आ रहा है, ई इंटू ए बी कॉस थीटा असल में डी है। फिर से हैप्पी ईद आ गया। इसका मतलब है कि अगर आपको दूसरा पॉइंट इधर उधर हो तो कोई बात नहीं, आप उसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करा लीजिए ए बी लाइन का। तो ए और बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा जो ए और सी में होगा। बेसिकली बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा, वी बी इज इक्वल टू वी सी। आगे चल के हम लोग प्रूफ भी करेंगे जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। तो अगर ए बी लाइन टेढ़ा हो तो ऐसे निकालना है, ठीक है, ए से सी में वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई डॉट ए बी, और उससे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसको नोट करो। इसको नोट कर लो भाई। हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन। जैसे दिया है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो लाइन दिखा दी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सपोज दिया हुआ है आपको 15 वोल्ट पर मीटर। आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इस तरीके से, पॉइंट का नाम ए है, ये पॉइंट का नाम बी है। इनके बीच में दूरी जो है वो 12 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल जो है, एक मिनट, ये दूरी 10 मीटर है और ये एंगल जो है दोनों के बीच में ये 37 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बात तो बताओ कि ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कि ए का, बताओ। एक ज्यादा है, ए से बी जाते समय पोटेंशियल घटेगा। तो हमें बोला गया है कि अच्छा ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस ही बता दो भाई, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई इंटू ए बी करते थे ना, अब ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, थीटा इज 37, मतलब ए बी कॉस थीटा। हाँ, यहाँ पे सी मान लो है, तो ये जो ए सी है ना वही ए बी कॉस थीटा है। तो खैर यहाँ तो ई दिया हुआ है 15 वोल्ट, आपको ए बी भी दिया हुआ है 10, और कॉस 37 याद रहना चाहिए कितना होता है, 4/5। यहाँ से काट दो, 15 दूनी 30, चौके 120, तो 120 वोल्ट हो गया। ठीक है, वी ए माइनस वी सी जो अगर पूछ दे तो वो भी वही है जो आपका वी ए माइनस वी बी है, दैट इज 120 वोल्ट। बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा। अब ये जो वी ए माइनस वी बी हमने निकाला है, ये ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है। इससे हमें बी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल नहीं पता चलता है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं होता, उसके लिए कोई रेफरेंस लेना पड़ता है। हमें सिर्फ इतना पता चला कि ए का पोटेंशियल बी से 120 ज्यादा है। तो अगर बी का पोटेंशियल 0 है तो भी का पोटेंशियल 120 होगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ अगर इसका भी 0 है तो इन बोल देना नहीं, इसका भी तो 0 नहीं है, इसका भी तो 10 वोल्ट है, कोई बात नहीं, तब ये 130 वोल्ट होगा क्योंकि ये उससे 120 ज्यादा होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, नोट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, दाएं बाएं ऐसे है। पहले बताओ कि पोटेंशियल देख करके क्या लग रहा है, नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा, ठीक है, तो घटेगा। चलो भाई, ई का मैग्नीट्यूड है 5 वोल्ट पर मीटर। दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ए यहाँ ले लिया है और थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पर एक बी का पॉइंट ले लिया है। ए और बी में जो दूरी है वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि वी बी माइनस वी ए निकालो भाई, वी बी माइनस वी ए।
बिना कैलकुलेशन के पहले बताओ कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, मतलब बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा है कि कम है? नेगेटिव। कम सर, नेगेटिव आएगा। हाँ, बी का पोटेंशियल कम है, ए का ज्यादा है, तो आंसर तो हमें पता है कि नेगेटिव आएगा। तो वीबी माइनस वीए निकालना है क्वेश्चन में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो फॉर्मूला तो ये होना चाहिए वीए माइनस वीबी इक्वल टू ई इंटू डी। ई इंटू डी करेंगे तो ई हमारा 5 है, डी कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो 0.6 होगा, तो 3 वोल्ट आएगा। लेकिन ये वीए माइनस वीबी हुआ है। क्वेश्चन अगर वीबी माइनस वीए पूछ रहा है तो हम इसी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे और क्या बोल देंगे, -3 वोल्ट। ठीक है, अब यहीं पर एक लाइन और बना देते हैं ऐसे, इसके परपेंडिकुलर। अब ये जो पॉइंट है बगल में, इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं कि सी है। ठीक है, तो ये जो सी पॉइंट है इसका पोटेंशियल ए के बराबर होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि वीए माइनस वीसी निकालो तो ये 0 होगा, क्योंकि ए और सी का पोटेंशियल बराबर है। जितने पॉइंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं उन सबका पोटेंशियल सेम होता है। समझे, ये जितने पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा। तो सी का भी पोटेंशियल वही होगा जो ए का पोटेंशियल है। समझे, तो अगर आपसे कोई बोल दे कि अच्छा ठीक है मेरे को वीबी माइनस वीसी बताओ, तो कहोगे कि वीबी माइनस वीसी की हम दिमाग क्यों लगाएंगे, सी का वही है जो ए का है, तो दिस इज इक्वल टू वीबी माइनस वी। और वीबी माइनस वी तो हमने पहले ही निकाल लिया था, ये वाला निकाला था ना, तो हम इसी को लिख देंगे, दिस इज -3 वोल्ट। नोट करो, ये हम लोगों ने क्लास 11 में ही पढ़ा था कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। क्लास 11th में हमारा कंजर्वेटिव फोर्स एक mg था और एक kx था, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, 11th में। अब 12th में आने के बाद पता चला कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब k q1 q2 बाई r स्क्वायर, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो भाई जैसे इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता था, जैसे mg के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते थे ना mgh, और kx के लिए पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का डिफाइन करते थे हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह इनका भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चूंकि कंजर्वेटिव है, तो इस डायग्राम में बेसिकली हम बताएं कि कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग 11th में पढ़े थे, दो तरह के mg और kx, और दोनों का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। Now in this chapter we are going to study potential energy of electrostatic force, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 बाई r स्क्वायर, ये भी तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका भी तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कितना होता है, कैसे निकालते हैं, वही सब इस टॉपिक में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसे डिस्कस करेंगे भाई, तो पहले इसको हम सफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन होता है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। ठीक है, सिंस electrostatic force is conservative in nature, hence potential energy is defined for it. Okay, so potential energy is defined for conservative forces only. Since electrostatic force is conservative in nature,
hence potential energy is defined for it. Now ये तो हुआ कि क्यों पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। अब आते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। ठीक है, तो चेंज इन, सब ये क्लास 11th का वर्क और एनर्जी का है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव। क्या हुआ ऋतिक कुमार, तो खुलना है? कहाँ से चलाता है? कंजर्वेटिव इंटरनल, ओहो कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले तो ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, नाउ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इस केस में तो कौन होगा? तो इस केस में तो भाई होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस केस में कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इसीलिए डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है। ठीक है, क्लास 11th में जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ग्रेविटी का पढ़े थे तब उसमें लिखते थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। फिर यहाँ से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव करके एमडीएच लाए थे, जिसको हम लोग हर जगह न्यूमेरिकल में यूज करते थे। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन फॉर्मूला डेराइव करेंगे, बट पहले हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखें, दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है ना U2 माइनस U1, या ये कह सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल है। अगर इनिशियल को डिफाइन कर देंगे, कुछ जीरो मान लेंगे, तभी फाइनल का फॉर्मूला निकलता है। ये 11th में जो था वही सेम चीज रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो सिस्टम लेना पड़ेगा ना भाई, कि किसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो। तो हमें निकालना है क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2.4 सिस्टम पहले लिखेंगे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, 2 चार्ज अगर हैं तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो उसके लिए पहले तो हम चार्ज ले लेते हैं, भैया ले भाई ये 2 चार्ज ले लेते हैं, इनके बीच का कुछ दूरी ले लेते हैं। ठीक है, विशाल यादव बीच बीच में माइक ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, कुछ बोलने की इच्छा है तो बोल लो। बोलना नहीं, बस माइक ऑन करके चेक करना है कि ऑन हो रहा है कि नहीं। Q1 और Q2 का सेपरेशन R है। ठीक है, अब इसमें हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए भी फंडा बड़ा अजीब सा है कि इस Q2 को पहले इंफिनिटी से यहाँ लेकर आना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है। तो रेफरेंस के लिए क्या है कि डेल्टा यू डिफाइंड है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको हम फाइनल मानेंगे तो पहले इनिशियल मानेंगे कि ये जो Q2 था वो यहाँ से बहुत इन्फिनाइट दूरी पे था, वहां से इस Q2 को ढकेल करके यहाँ लाया गया। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू R। ठीक है, अब इससे आएगा U फाइनल, या U2 कह लेते हैं, माइनस U1। और ये जो वर्क डन आता है इंफिनिटी से यहाँ लाने में, ये K Q1 Q2 बाई R होता है। इसका अच्छा खासा लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है। ठीक है, अब वो डेरिवेशन अगले पेज पे हम करा देते हैं। तो इस फॉर्मूले से, या ऐसा करते हैं ना कि उसको हम अगले पेज पे ले चलते हैं, तब तक तुम पहले ये नोट कर लो, इसको जल्दी से नोट करो, अगले पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो जो हमारा वर्क डन निकल रहा है एक्सटर्नल एजेंट का, वो कितना आ रहा है, तो देखो K
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1/x में पहले x की जगह r लिखेंगे, फिर इंफिनिटी लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इंफिनिटी वाला हटा दिया। तो इंफिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ वो इतना हुआ। तो जो डेल्टा यू हुआ दैट इज यू फाइनल जब पहुंच गया है माइनस यू इनिशियल, ये हुआ के Q1 Q2 अपॉन R। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग रेफरेंस डिफाइन करेंगे। रेफरेंस हम लोग ग्रेविटी में भी डिफाइन करते थे। रेफरेंस में ले लिया कि लेट u इनिशियल इक्वल टू 0 व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी। जब सेपरेशन इंफिनिटी था, दोनों चार्ज एकदम इन्फिनाइट दूरी पे थे, तो वहां हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अगर u इनिशियल को 0 मान ले तो r सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन R। तो ये जो फॉर्मूला आया के Q1 Q2 अपॉन R, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम। दो चार्ज हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा अगर सेपरेशन आ रहा है। ध्यान से देखो, फोर्स के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। उसी R स्क्वायर में से एक R ये मिटा देना, तो जो बचेगा के Q1 Q2 बाई R वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल में ऐसे याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, समझे। तो के Q1 Q2 बाई R है, डेरिवेशन ये है। डेरिवेशन इज ओनली रिक्वायर्ड इन बोर्ड एग्जाम, इन जस्ट इन केस कभी पूछ दिया तो। अदरवाइज इस डेरिवेशन का कंपटीशन वगैरह में कहीं यूज नहीं होता है, वहां तो सीधे फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसी का जरूरत पड़ेगा। के Q1 Q2 बाई R। पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, और कोई भी दुनिया का पोटेंशियल एनर्जी हो सबका यूनिट सेम होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इसका भी जूल होगा। ठीक है, नोट कर लो। टाइम फिनिश हो रहा है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर से पोटेंशियल एनर्जी फिर से एक बार बताएंगे और तब आगे बढ़ेंगे।